नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सर एक बार पुनः लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है खगोल की एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी कहते किसे हैं? आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और सही अर्थों में अगर हम कहें तो आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ये ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया, तारे क्या हैं, आकाश गंगाएं क्या हैं, यानी गैलेक्सी क्या है, ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, आदि चीज़ों का अध्ययन करना जो है इसी विषय के अंतर्गत आता है। मनुष्य जब भी आसमान की तरफ देखता है तो उसको ब्रह्मांड को जानने की एक इच्छा मन में आती है, और यही उसके जानने की जो क्यूरियोसिटी है, यही आज मनुष्य को महान प्राणियों में, सभी जीवों में महान बनाने का जो है काम किया है। आइए आज जानने का प्रयास करें कि हमारा ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना और क्यों बना। ऐसे ब्रह्मांड के बनने के बारे में बहुत लोग अलग अलग राय रखते हैं। अगर हम धार्मिक राय रखें तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ब्रह्मांड किसी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों का एक अलग ही तर्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ब्रह्मांड है यह किसी समय में एक ही बिंदु पर था और इसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड फैल गया। तो इस तरह से ब्रह्मांड के संबंध में ये जो आधुनिक विचारधारा है, यही विचारधारा लगभग इस समय सभी वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के फैलाव विस्तार के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी है। उन रायों में ये चार राय जो है, ये जो चार थियरी हैं, जो चार सिद्धांत हैं, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला राय महाविस्फोट, बिग बैंग थियरी, जिसको कि जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। और इस सिद्धांत को उन्होंने 1894 से 96 के बीच में दिया था। और उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति को व्याख्या करने के लिए दिया। और जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तो उनका उपहास, मजाक उड़ाया गया, क्योंकि आदमी का उसमें इतना विज्ञान डेवलप नहीं था, इसलिए उनके सिद्धांत को जो है उपहास उड़ाया गया। और एक और सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, जिसको कि एलन गुथ ने दिया था। यह भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। तो ये दो सिद्धांत, महाविस्फोट बिग बैंग थियरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया और स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया, ये दो सिद्धांत जो है परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको ये ध्यान में रखने हैं। ये दो सिद्धांत के बारे में भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि इन सिद्धांतों को देने वाले कौन हैं। सतत सृष्टि सिद्धांत, इसको दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने। और दोलन सिद्धांत, जिसको दिया था डॉक्टर एलन संडेल ने। तो ये दो नाम को भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो या तो द्रव्य है, या तो ऊर्जा है, या द्रव्य और ऊर्जा का समूह है। ऐसे जो भी चीज़ द्रव्य है जिसमें, उसमें निश्चित रूप से ऊर्जा है।
तो ये पूरा ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा का बना हुआ चीज़ है, और ये पूरे ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा का ही खेल हैं, और उसी खेल के एक हिस्से हैं हम लोग। तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि पदार्थ यानी द्रव्यमान और ऊर्जा की उत्पत्ति स्पेस टाइम में, अंतरिक्ष काल में कैसे हुआ? तो वो वक्रता के कारण हुआ। देखिए, इस स्पेस टाइम में अगर कोई भी चीज़ विशिष्ट अपने आप को करती है, अस्तित्व रखती है, तो वो वक्रता में निश्चित रूप से है। जैसे कि हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण अगर अपना अस्तित्व रखता है तो कोई चीज़ अगर वक्रता में है तो उसी में गुरुत्वाकर्षण अपना अस्तित्व रखेगा। तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व अंतरिक्ष काल में है, किसके कारण है? तो वो वक्रता के कारण है। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर इस दुनिया में कोई चीज़ एक्सिस्ट करती है और उसमें मास और एनर्जी है, तो निश्चित रूप से उसमें वक्रता होगी। तो यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वह वस्तु सदैव कैसे चलेगी? वक्र पथ पर चलेगी। तो यहाँ से भी कभी कभी सिविल परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। ऐसे तो यह विज्ञान का विषय है। अब हम बिग बैंग सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, जिसको कि 1894 से 96 के बीच में जॉर्ज लेमेत्रे ने रखा था, इन्होंने इस सिद्धांत से आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी व्याख्या उस समय नहीं कर पाए ये। जॉर्ज लेमेत्रे एक चर्च में पादरी थे और साथ में साइंटिस्ट भी थे, और उस समय इसकी पूरी व्याख्या न कर पाने की वजह से इस सिद्धांत को नहीं माना गया। लेकिन 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत का व्याख्या किया, और आज के दौर में ज़्यादातर वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को अपनी मान्यता देते हैं। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसको समझने से पहले आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। अगर हम एक गेंद ले लें और उस गेंद को, या एक गुब्बारा ले लें और उस गुब्बारे में ढेर सारे हम बिंदी बना दें और उस गुब्बारे को फुलाना शुरू करें, और उस गुब्बारे को फुलाते चले जाएंगे, और गुब्बारा जितना ही फूलता चला जाएगा, जो वो उसमें हमने डॉट लगाया है, बिंदी लगाया है, वो बिंदी भी एक दूसरे से, वो डॉट भी एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। और अगर हम उस गुब्बारे को छोटा करना शुरू करें तो बिंदु भी एक दूसरे के पास आते 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 जब गुब्बारा एकदम छोटा हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी बिंदु एक जगह आ जाएंगे। तो बस इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने भी अप्लाई किया। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम अपने ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रह्मांड हमारा चलता जा रहा है। जो ब्रह्मांड है वो कंटिन्यू फैलता चला जा रहा है। तो किसी न किसी समय में वो ब्रह्मांड एक जगह पर रहा होगा। अगर हम कालक्रम में पीछे आए तो ब्रह्मांड एक ही पॉइंट पर कभी न कभी रहा होगा। तो इसी को जो है बिग बैंग सिद्धांत में बताने का प्रयास किया गया है। एक अमेरिकी खगोलविद थे एडविन हबल। एडविन हबल ने जब अपने टेलीस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड एकदम फैलता हुआ चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम उसी कालक्रम में पीछे आएँ तो ब्रह्मांड एक बिंदु पर रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 15 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर समाहित था, एक ही बिंदु में था, और उस बिंदु को वैज्ञानिकों ने विलक्षणता बिंदु नाम दिया है, जिसको कि पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के नाम से भी जानते हैं। अब उसी पॉइंट में पूरा ब्रह्मांड समाया था, यानी पूरे ब्रह्मांड की द्रव्य और ऊर्जा उसी पॉइंट में थी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि उसका डेंसिटी, उसका घनत्व तो कितना ज़्यादा रहा होगा। इतने घनत्व के कारण उसमें एक विस्फोट होता है
और इसी को बिग बैंग कहते हैं। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, बिग बैंग मतलब महान विस्फोट, तो इसी को महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित था, फिर अगले 1 सेकेंड में ब्रह्मांड का जो ये ब्रह्मांड एक पॉइंट में समाहित था, अगले 1 सेकेंड के लाखोंवें हिस्से में ये पॉइंट का आकार बढ़कर के एक वॉलीबॉल की तरह हो गया और वह अगले 1 मिनट में फायरबॉल में बदल गया। फायरबॉल का मतलब उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसकी त्रिज्या जो है 10 अरब मील हो गई। 10 अरब मील का मतलब कि बहुत बड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ वो एकाएक हो गया, और इसी घटना को बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और आगे चल करके ये ब्रह्मांड अब भी इसी तरह से फैलता हुआ चला जा रहा है, जिसको कि एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप से देख करके बताया, और उसके बाद तमाम लोगों ने जो है रिसर्च किया, तो उसके माध्यम से भी ये बातें पता चली। और एडविन हबल से संबंधित कुछ बात आपको और ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले इसकी पूरी बात कर लेते हैं। जब ये फायरबॉल बड़ा हुआ तो इसका टेम्परेचर थोड़ा गिरा। जैसे कि कोई चीज़ अगर बहुत गर्म है तो जब वो बड़ा होगी तो उसका निश्चित रूप से टेम्परेचर गिरेगा, और जब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तब जाकर के ब्रह्मांड में मूल कण अस्तित्व में आए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन्हीं के साथ एंटी कण भी अस्तित्व में आए। और इसके बाद ब्रह्मांड में मूल कण बनने के करोड़ों साल बाद पहला एटम बनता है, पहला परमाणु बनता है हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजनों के पर जब गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम करना शुरू किया तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हाइड्रोजन फिर हीलियम में बदले, और इसी से तारों का विकास हुआ, और इन्हीं तारों के समूह से हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ज़्यादातर आज के समय में लोगों ने इसी मत को माना है। आज के दौर के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। इन्होंने एक किताब लिखा है, समय का संक्षिप्त इतिहास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन्होंने बुक लिखा है, इस बुक में भी स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग सिद्धांत को ही मान्यता दी। इस तरह से आज के दौर के ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं वो बिग बैंग सिद्धांत को ही मानते हैं। अच्छा, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इससे पहले क्या था? तो इससे पहले कुछ नहीं था, क्योंकि उससे पहले न तो समय था, न तो स्थान था, न तो स्पेस था। तो इससे पहले किसी भी चीज़ का अस्तित्व तो नहीं था। यानी बिग बैंग के बाद ही समय, स्थान और वस्तु अस्तित्व में आए। इसके पहले कहा जाए तो कुछ नहीं था। और इसको आगे क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है कि ब्रह्मांड में आगे क्या है और क्या नहीं है। आइए एडविन हबल के बारे में थोड़े प्रश्न को समझते हैं। एडविन हबल ने अपने हबल टेलीस्कोप से देख करके ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में बताया। तो इसी बात से आपको ध्यान में रखना है कि विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया? तो एडविन हबल ने दिया। हबल स्थिरांक मापन का संबंध किससे है? तो ब्रह्मांड के प्रसार से है। ये कुछ परंपरागत प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एक चीज़ और आप समझिए कि ये जो ब्रह्मांड फैल रहा है, निश्चित रूप से इसको फैलाने में एक ऊर्जा की ज़रूरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के ये ब्रह्मांड फैल नहीं सकता। जैसे कि मैं इस पेन को अगर ऊपर फेंकूं तो जब तक इस पेन में हमारी ऊर्जा है तब तक ये पेन ऊपर जाएगा, उसके बाद ये पेन नीचे आना शुरू कर देगा। तो अभी जो ये ब्रह्मांड फैल रहा है, जब इसका एनर्जी खत्म होगा
तो फिर से ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू करेगा, बिग क्रंच होगा उसका, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक ही पॉइंट पर फिर से आ जाएगी। तो ऐसा विचार रखने वाले जो है एडविन हबल ही हैं, जिनका मानना है कि ब्रह्मांड एक दिन ब्लैक होल में समाप्त हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, ये किसका मानना है? तो एडविन हबल का मानना है। इसी बात से एक चीज़ और याद आता है कि टेलीस्कोप का सबसे पहले निर्माण कब हुआ? तो टेलीस्कोप का निर्माण 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो ये भी प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, 1610 ईस्वी में किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। अब बिग बैंग सिद्धांत के बाद स्फीति सिद्धांत। देखिए, स्फीति सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्फीति सिद्धांत में भी बिग बैंग सिद्धांत को ही समर्थन देता है। बिग बैंग सिद्धांत की काफ़ी सारे बातें उसमें कॉमन हैं, लेकिन स्फीति सिद्धांत में ये जो घटना है जो 1 सेकेंड और 1 मिनट में बताई गई है, स्फीति सिद्धांत में इसको कहा गया कि ये जो बिग बैंग हुआ वो बहुत ही अल्प समय में हुआ। और स्फीति सिद्धांत की एक खास बात यह है कि स्फीति सिद्धांत में डार्क मैटर के अस्तित्व को माना गया है। अभी डार्क मैटर क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में अभी तक जो ज्ञात मैटर हैं वो केवल 4% ही हैं। यानी जितने ज्ञात मैटर हम देखते हैं वो 4% ही हैं, बाकी 96% ब्लैक डार्क मैटर ही हैं। अब ये डार्क मैटर पर अभी रिसर्च चल रहा है, अभी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस समय डार्क मैटर पर ही रिसर्च चल रहा है। और आने वाले समय में अगर इस पर रिसर्च आगे बढ़ा तो ब्रह्मांड के विषय में जो हमारी सोच है, हो सकता है कि ये सोच हमारी बदल जाए। फिलहाल तो ये रहा समय के ऊपर। एक चीज़ और आपको समझ लेना है, जब आधुनिकता की बात आई है तो इसको आपको समझना है कि संपूर्ण पदार्थ जो है, जैसे कि अगर हम बात करें ये डस्टर कैसे बना है, तो डस्टर को आप देखेंगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बने हैं। लेकिन उसको और तोड़ेंगे तो उसके मूल कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। लेकिन अगर उन मूल कणों की बात करें तो मूल कण किससे बने हैं? तो क्वार्क से बने हैं। यानी क्वार्क संपूर्ण सृष्टि की रचना का आधारभूत तत्व है। ये जो क्वार्क है यह एक ऐसा तत्व है, इसी से पूरा संसार बना हुआ है, एकदम मूलभूत तत्व है। तो अभी जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले 3 ही कण माने जाते थे, अभी तक जो मूल कण है, मूल कण जो है 30 से ज़्यादा मूल कण खोजे जा चुके हैं। ये विज्ञान की विषय है, फिलहाल विज्ञान विषय में ही इसको चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी नई खोज होती चली जाएगी उसी तरह से हम जो है हमारी सोच ब्रह्मांड के विषय में बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यह बात करते हैं कि ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का जो विज्ञान है उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, यानी उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षाओं में कभी कभी प्रश्न पूछता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कभी कभी परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछता है। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक हैं वो कोपरनिकस को कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब 1-2 बातें आपको और ध्यान रखना है। अगर इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु की स्थिति आपको बताना हो तो उसकी स्थिति आप सापेक्षता के आधार पर ही बता सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड को समझने के लिए सापेक्षिकता का सिद्धांत समझना बेहद ही जरूरी है। सापेक्षिकता का सिद्धांत को इस तरह से समझिए जैसे कि इस बोर्ड के सापेक्ष मैं तो स्थिर हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष से मुझे देखे तो उसके सापेक्ष मैं गतिशील होऊंगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है
तो उसके साथ मैं भी क्या करूँगा, घूम रहा हूँगा। तो सापेक्षिकता का जो सिद्धांत था, इसको किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब यहाँ से अगर मुझे ब्रह्मांड को समझना है या हम लोगों को ब्रह्मांड को समझना है, तो बिना सापेक्षिकता के हम नहीं समझते सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को अगर समझना है तो उसको सापेक्षिकता सिद्धांत से ही समझा जा सकता है। सापेक्षिकता सिद्धांत के कुछ और भी बातों को आपको समझना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? तो उसकी लंबाई होगी 0। यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान होगा अनंत। ऐसे तो ये विज्ञान का विषय है, लेकिन इस बात को आप ऐसे समझिए, इस तरह से याद रखिए कि अगर ये मार्कर इतना बड़ा है और ये आपके सामने से धीरे धीरे गुजरता है तो आपको इसकी पूरी लंबाई का एहसास होगा। लेकिन यही मार्कर मैं अगर आपके सामने तेजी से गुजार दूं इस तरह से, तो इसकी छोटी सी लंबाई को आप देख पाएंगे। जैसे कि फैन चलता है, जब उस बहुत तेजी से घूमने लगता है तो उसकी लंबाई को आप देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह से अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान हो जाए तो उसकी लंबाई को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसकी लंबाई क्या होगी? 0 होगी। तो सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? 0 होगी। मोटे तौर पर इस बात को ऐसे ही आप समझने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ये मार्कर है, इसकी लंबाई हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो लंबाई ऑब्जर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्थिर है। अगर ये बहुत तेज़ी से गति करे, प्रकाश की गति से चले, तो इसकी लंबाई को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा। इस बात को आप ऐसे याद रखिए, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत अभी आपने पढ़ा। बिग बैंग सिद्धांत में क्या था कि ब्रह्मांड एक पॉइंट में ही निहित था और जब उसका विस्फोट हुआ तो बहुत कम समय में पूरा ब्रह्मांड फैल गया। यानी कि अनंत द्रव्यमान जो है प्रकाश के वेग से या उसके कई गुना वेग से फैल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पिंड प्रकाश के वेग से चल रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने ब्रह्मांड को समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। आने वाले वीडियो में हम लोग अपने गैलेक्सी और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई तमाम बातों को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।